हेलो 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 एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार जरा मुझे कंफर्म करके बताइए, क्या ऑडियो एंड वीडियो इस क्लियर है क्या। जरा एक बार चेक करके बताइए, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या आपको। इज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर टू यू ऑल? फर्स्ट कंफर्म इट। ओके ओके ओके, आई हैव आल्सो चेक्ड इट एंड द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर बेटा। लेक्चर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का आज हम लेकर के आ गए हैं बच्चों, और आज हमको डिस्कस करना है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस में मेनली हमको दो पॉवर्टी लाइंस का डिस्कशन करना है, एक वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन का और एक हमको डिस्कस करना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन इंडेक्स या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन। तो दो पॉवर्टी लाइंस की चर्चा आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले इस वाले लेक्चर में, इस वाले लाइव में मैं आपको वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन का चर्चा करवाने वाला हूं। क्या आपको इसके पहले का जो भी चर्चा हुआ है लास्ट 3 लेक्चर्स में वो आप समझ पाए हैं क्या। हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस, अभी तक हम इंडिया की पॉवर्टी लाइंस का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी लाइन का डिस्कशन किया, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी लाइन का डिस्कशन किया। आपको बहुत सारे पॉवर्टी लाइंस का पूरा लिखा चिट्ठा बताया गया है ना, जिसमें से हमारे ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन कौन थे, तेंदुलकर साहब। लेकिन एक बहुत ही बड़ा योगदान किसका रहा, रंगाराजन साहब का। उन्होंने भी पॉवर्टी लाइन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या सारे बच्चे हमारे उस लास्ट क्लास तक के चीजों को देखकर इस क्लास में आ रहे हैं क्या, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, आपकी कनेक्शन अच्छा रहे। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेक्चर नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी लाइन। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो है हमारा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो आज हमको डिस्कस करना है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस। उसमें जो सबसे पहला हमको डिस्कशन करना है वो है वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन का। किसका डिस्कशन करना है, वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन का। अब जरा बच्चों समझिएगा, वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन पर क्या स्टेटस है। अगर भारत में हैं आप और आप पॉवर्टी लाइन बनाते हैं तो आपका क्या योगदान रहता है, आप कैसे पॉवर्टी लाइन बनाएंगे। देखिएगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट को पॉवर्टी लाइन बनवाना है तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स हायर करेगी, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, उससे वो कहेगी आप पॉवर्टी लाइन क्रिएशन करिए, फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन करिए, पॉवर्टी एस्टिमेशन करिए। तो वो लोग क्या करेंगे, जो एक्सपर्ट्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वो वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो पॉवर्टी लाइन बनाने के लिए किया जाता है। क्या प्रोसीजर्स थे पॉवर्टी लाइन को बनाने के लिए, वही कहानियां जो मैंने आपको पढ़ाई है लास्ट क्लास में। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे, स्टैंडर्ड्स के बाद आप क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर सैंपल के बाद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालेंगे, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालकर जो उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी वो आप स्टैंडर्ड से मैच कराएंगे और पॉवर्टी का एस्टिमेशन करेंगे और पॉवर्टी लाइन का क्रिएशन करेंगे। यही सारे स्टेप्स होते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक होती है बच्चा, वो भी कुछ करेगी नहीं, बस वो पूरे इंटरनेशनली जितने भी देश हैं सबके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए हम पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, कोई एक्सपर्ट कैसे करता है, वो कहता है कि आपके पास एक पॉवर्टी लाइन का बास्केट होगा। उस पॉवर्टी लाइन के बास्केट में आप बहुत सारे कंपोनेंट्स रखेंगे, आप फूड के कंपोनेंट्स रखेंगे, हाउसिंग रखेंगे, ट्रांसपोर्ट रखेंगे, एजुकेशन रखेंगे, है ना, हेल्थ केयर रखेंगे, और भी जितने भी सारी चीजें हैं जो एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारी चीजें रखिए। उनका क्या प्राइस है वो आप रख लीजिए, सबके प्राइस जोड़ लीजिए। सबके प्राइस का जो सम अप आ जाएगा एक मिनिमम, एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए, वही क्या कहलाता है, हमारा पॉवर्टी लाइन कहलाया जाता है। प्यारे बच्चों, यही काम तो वर्ल्ड बैंक भी करेगा। वर्ल्ड बैंक कुछ और काम थोड़ी करेगा, यही काम करेगा। वर्ल्ड बैंक भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों में यह जानने का प्रयास करेगा कि कितना मिनिमम अमाउंट में कोई भी 5% का हाउस होल्ड जो है वो एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ को जी सके। क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल, ये ग्लोबल लेवल पर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको किसमें रखते हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन में। मेजर कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया है, वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन। अब ध्यान से समझिएगा, वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे ही बेस्ड है, और इसमें भी क्या ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी पॉवर्टी लाइन आए वो एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए पूर्ण हो। बोली बात समझ में आ रही क्या। और उसमें क्या क्या होंगे, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो आपको बेसिक डिग्निफाइड लाइफ को जीने में मदद करेंगे। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। 1 मिनट जरा सा ग्लिच वेट करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच था, वीडियो थोड़ा सा पॉज हुआ था, तो घबराने की जरूरत नहीं। कैमरा थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करता है तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनेशनली ऐसे पॉवर्टी लाइंस का क्रिएशन करता है। अब ध्यान से समझिए,
वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहला काम क्या किया? वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम कंट्रीज को उनके पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं। ध्यान समझिएगा, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि ये जो भी कंट्रीज हैं उनकी पर कैपिटा इनकम, उनकी क्या पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया बच्चों? 3 हिस्सों में। वर्ल्ड बैंक ने कहा जो सबसे कम इनकम वाली कंट्रीज हैं उनको बोला गया लो इनकम कंट्रीज। क्या बोला गया? लो इनकम कंट्रीज, LIC। अच्छा, लो इनकम कंट्रीज का मार्जिन उसने कितना रखा? पर कैपिटा इनकम $1200। कितना रखा प्यारे बच्चों? $1200। ध्यान समझिएगा, मतलब $1200 से पर कैपिटा इनकम वाला देश किस में आएगा? लो इनकम कंट्रीज में आएगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा $1200 से ऊपर और $1200 से ऊपर और $6000 से नीचे, इस बीच में जो आता है उसको बोलते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मिडिल इनकम कंट्रीज। अब ध्यान समझिएगा, मिडिल इनकम कंट्रीज और जो, अब ध्यान समझना, ये जो मिडिल इनकम कंट्रीज है इसको 2 भागों में तोड़ा गया है। कितने भागों में तोड़ा गया है? 2 भागों में। एक तो मिडिल इनकम कंट्रीज में जो कम इनकम वाली हैं उनको बोला जाता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, और मिडिल इनकम कंट्रीज में ही जो थोड़ा हायर इनकम वाली कंट्रीज हैं उनको बोला जाता है हायर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो मेरे पास 3 डिवीजन आ गए, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, सबसे पहले लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज में 2 भाग, लो मिडिल इनकम, हायर मिडिल इनकम। उसके बाद जो सबसे लास्ट आता है बच्चा वो है HIC। HIC का मतलब हाई इनकम कंट्रीज। पहले मैं आपको इनकम हटा देता हूं ताकि थोड़ा तुमसे ये डाउट हट जाए कि ये क्या लिखा है, फिर मैं तुमको समझाता हूं। देखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से किसी भी देश को, किसी भी पूरे जो वर्ल्ड है, ग्लोबल है, उसको 4 भागों में बांटा है। जो देश सबसे कम इनकम वाला है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला है, लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, अब जो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज है उसको 2 भागों में तोड़ दिया है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, हायर मिडिल इनकम कंट्रीज। उसके बाद जो सबसे हायर पर कैपिटा इनकम वाली कंट्रीज है उसको क्या बोल दिया? HIC, हायर इनकम कंट्रीज। तो क्या आप ये 4 डिवीजन इनकम के हिसाब से समझ पा रहे हैं क्या? लो इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, हायर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हायर इनकम कंट्रीज। अब ये किसके हिसाब से डिवाइड किया गया? पर कैपिटा इनकम। कैसे कैसे उसको देखिएगा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि लो इनकम कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो $1200 का पर कैपिटा इनकम से कम इनकम वाली हैं। अच्छा, अब क्योंकि यहां पर मिडिल इनकम कंट्रीज भी आ गई बीच में, तो $1200 से लेकर $6000 तक जो भी देश आएगा वो क्या कहलाएगा? लो मिडिल इनकम कंट्रीज। एकदम ध्यान से समझिएगा, $1200 के नीचे लो इनकम कंट्रीज, 1200 से $6000 के बीच में लो मिडिल इनकम कंट्रीज, 1200 से 6000 के बीच में कौन आ रहा है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज आ रही है। 6000 से लेकर बच्चों अगर आप $12,000 तक के पर कैपिटा इनकम का चर्चा करेंगे तो वहां पर कौन आ जाएगा? हाई मिडिल इनकम कंट्रीज। मैं एकदम बेसिक डिवीजन कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? 1200 से नीचे लो इनकम कंट्रीज, 1200 से लेकर 6000 तक लो मिडिल इनकम कंट्रीज, 6000 से लेकर $12,000 तक का हाई मिडिल इनकम कंट्रीज, और $12,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम वाली कंट्रीज को हम क्या बोल देंगे? हाई इनकम कंट्रीज। 4 डिवीजन है, आपके बोर्ड पर लिखे हुए, क्लियर कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक ने ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा GNIPC के हिसाब से किसी भी देश को 4 हिस्सों में बांटा है, किसी भी देश को 4 भाग में बांटा है। देश को नहीं, पूरे दुनिया को, पूरे देश को, जो पूरा वर्ल्ड है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट में कौन कौन से? लो इनकम कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम बिलो $1200, लो मिडिल इनकम कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम मोर देन $1200 बट लेस देन $6000, हायर मिडिल इनकम कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम मोर देन $6000 बट लेस देन $12,000। एक मिनट जरा सा ग्लिच है। ओके, एंड हायर इनकम कंट्रीज क्या होंगी? जो $12,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम को रखेंगे। क्या यहां तक की कहानी आपको क्लियर है? तो वर्ल्ड बैंक कैसे अलग अलग कंट्रीज को डिवाइड कर रही है इनकम के हिसाब से, क्या आप उस चीज को समझ पाए हैं प्यारे बच्चों? ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो जरा इस लाइन को पढ़िए, अब आप इस लाइन को समझ पा रहे होंगे। जरा यहां पर देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन मैंने और अच्छे से इस पेज पर कर रखा है, तो आप देखिएगा जो लो इनकम कंट्रीज हैं
वो $1200 के नीचे हैं। मिडिल इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज कहां पे आ रहे हैं? $1200 से $6000 तक। हायर मिडिल इनकम कंट्रीज कहां से? 6000 से $12000 तक। और हायर इनकम कंट्रीज कहां पर है? $12000 के ऊपर। क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब 2011 के सेंसस के हिसाब से जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बनाई गई, किसके हिसाब से? 2011 के सेंसस के हिसाब से। और वो जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन वो है किसके लिए? पर पर्सन पर डे, मतलब एक व्यक्ति, किसी भी देश का एक व्यक्ति एक दिन में पर पर्सन पर डे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना एक्सपेंडिचर कर रहा होगा, उसके हिसाब से क्या वो गरीब है उस देश में या वो उस देश में पुअर्टी से ऊपर है, उस चीज को कैसे समझेंगे? वहां की पॉवर्टी लाइन देखिएगा। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉवर्टी लाइन बनाई गई है। किसके हिसाब से? ये देखिए, ये हायर इनकम कंट्रीज का पॉवर्टी लाइन है, ये हायर मिडिल इनकम कंट्रीज का पॉवर्टी लाइन है, ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज का पॉवर्टी लाइन है, और ये लो इनकम कंट्री का पॉवर्टी लाइन है। ये बोला गया कि इन 4 कैटेगरीज के देशों में, इन 4 कैटेगरी के जो भी देश हैं उसमें अगर कोई भी पर पर्सन पर डे अगर वो हायर इनकम कंट्रीज में रहता है और वो $11 से कम खर्च करता है तो क्या कहलाएगा? पुअर। सिमिलरली एक व्यक्ति जो हायर मिडिल इनकम कंट्री में रहता है, अगर वो हर दिन $6 से कम एक्सपेंडिचर करता है, कम खर्चा करता है, तो वो हायर मिडिल इनकम कंट्री में क्या कहलाएगा? पुअर। ठीक है, वैसे ही अगर आपको लो मिडिल इनकम कंट्री में कोई व्यक्ति रहता है और वो $3.2 से कम खर्च करता है 2011 में, तो वो क्या कहलाएगा? पुअर। सिमिलरली एक लो इनकम की कंट्री में अगर कोई व्यक्ति रहता है और वो $1.9 से कम खर्च करता है उस देश में, तो वो क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति हायर इनकम की कंट्री में रहता है, HIC वाली कंट्री में, जैसे अमेरिका हो गया, हायर इनकम की कंट्री है, वहां पर एक व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है? $10। अगर वहां पर एक व्यक्ति $10 खर्चा कर रहा है तो उस देश में वो क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा। एक दिन में अगर वो व्यक्ति $10 खर्च कर रहा है तो $11 से कम खर्च कर रहा है तो क्या है? पुअर। लेकिन वही व्यक्ति हायर मिडिल इनकम कंट्री के लिए क्या है? नॉन पुअर है। बात को समझिएगा। जिस देश में कोई व्यक्ति रहता है उस देश के पॉवर्टी लाइन के हिसाब से उसको पुअर और नॉन पुअर डिसाइड करवाया जाएगा। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है? उस देश में वो पर डे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो पुअर है कि नहीं है। हायर मिडिल इनकम कंट्रीज का क्या पॉवर्टी लाइन आया है? $11। क्या एक्सपेंडिचर आया है? $11। तो $11 से जो हायर मिडिल इनकम कंट्री में कम खर्च करेगा वो क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब ध्यान से समझिए। मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति है HIC कंट्री में रहता है, हायर इनकम की कंट्री में, और वो $1 खर्च करता है। कितना खर्च करता है प्यारे बच्चों? $1। समझिएगा, ये बात में थोड़ा सा गहराई है, इस चीज को समझिएगा। हायर इनकम कंट्रीज में रह रहा है HIC में, और वो खर्च कितना कर रहा है? $1। तो क्या वो इस वाले देश में पुअर होगा कि नॉन पुअर होगा? बिल्कुल पुअर होगा, क्योंकि $11 खर्च करना है आपको हायर इनकम की कंट्री में, और आप खर्च कितना डॉलर कर रहे हैं? $1। इसका मतलब आप उस देश में तो पुअर है ही है। और उसके साथ साथ आप जो सबसे पुअर कंट्री थी, जिसको हमने बोला था लो इनकम कंट्रीज, वो सबसे क्या थी? पुअर कंट्रीज थी। उसकी पॉवर्टी लाइन क्या थी? $1.9। इसका मतलब भले ही आप सबसे हाईएस्ट इनकम वाली कंट्री में रहते हैं, लेकिन आप उस देश में तो पुअर हैं ही, उसके साथ साथ जो सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, सबसे गरीब देश है, वहां पर भी आप पुअर हैं। भाई वहां पर भी तो खर्चा $1.9 करना था, वहां पर भी आपको पुअर है। इसका मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे देश में रहता है, हायर इनकम वाली कंट्री में रहता है, और उसका एक्सपेंडिचर उस देश में तो कम है ही। एक सेकंड, जरा सा ग्लिच है। हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच था। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति $1 खर्च कर रहा है तो वो HIC में तो गरीब है ही, उसके साथ साथ LIC में भी गरीब है, लो इनकम कंट्री में भी गरीब है। इसका मतलब अगर आप इतना एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप लो इनकम वाली कंट्री में भी पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि यू आर फेसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। ध्यान से सुनिएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी का क्या मतलब है? आप इतने भी एक्सपेंडिचर के लायक नहीं है कि आप लो इनकम कंट्री का एक्सपेंडिचर भी बियर कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में आप एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रहे हैं। देखिएगा, जो लो इनकम कंट्री की पॉवर्टी लाइन है उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। और अगर आप एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी को आप फेस कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन क्या है? लो इनकम कंट्री की पॉवर्टी लाइन, मतलब $1.9 इज
ईपीएल, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, और जो व्यक्ति एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से भी कम एक्सपेंडिचर रखता है उसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहा है। बोली बात समझ में आ गई क्या? अब आपको ये पूरा फैक्ट याद नहीं रखना है, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, एक लो इनकम कंट्री का कितना पॉवर्टी लाइन है, और एक LMIC, लो मिडिल इनकम कंट्री का कितना पॉवर्टी लाइन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडिया आता है बच्चा, वो कहीं ना कहीं हमारे इसी में फॉल करता है। ये जो $3.2 है, हमारा इंडिया भी इसी लो मिडिल इनकम की कंट्री में आता है। इसलिए आपको ये वाला बात ध्यान रहना चाहिए कि हमारे देश का जो पॉवर्टी लाइन है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उसका वैल्यू कितना है। उसके साथ साथ जो आपका लो इनकम कंट्री है उसका भी आपको वैल्यू ध्यान होना चाहिए। क्यों ध्यान होना चाहिए? उसका भी कारण है। देखिएगा, हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? ऐसे गोल जो आगे चलकर हमको 2030 तक अचीव कर रहे हैं, ताकि हमारी जो डेवलपमेंट्स हैं, अरे यार एक मिनट ग्लिच है, जरा सा वेट करिएगा। ठीक है, आज थोड़ा कैमरा जो है वो थोड़ा सा इश्यू ज्यादा कर रहा है बच्चा, तो इस पर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो जिस दिन ऐसा हो थोड़ा सा वेट कर लेना, रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी किसी किसी दिन इसका ऐसा ड्रामा चल जाता है ना, तो घबराइए नहीं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको ये दोनों याद रखना है, लो इनकम कंट्रीज का जो पॉवर्टी लाइन है और लो मिडिल इनकम कंट्री का जो पॉवर्टी लाइन है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमको फुलफिल करने, देखिए टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताए गए हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और 169 टारगेट्स हैं। ध्यान रखिएगा, वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कहीं ना कहीं हम उसको लो इनकम कंट्री को ही देख के बनाते हैं, क्योंकि लो इनकम कंट्री में बहुत सारी कमियां हैं। तो हमारा ग्लोबली ये टारगेट रहता है, ग्लोबली हमको ये टारगेट दिया गया है कि कम से कम आपको एक टाइम लाइन के तहत इस चीज को ओवरकम करना है। जैसे किसी देश में हेल्थ एक गोल है, मान लो मेरा एक टारगेट है कि हेल्थ को मैं इंप्रूव करूंगा, तो हेल्थ एक गोल है, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है। उसको इंप्रूव कैसे किया जाता है, वो टारगेट है। मतलब जैसे हेल्थ में मल न्यूट्रिशन, किसी देश में कोई लो इनकम कंट्री उसमें बहुत ज्यादा मल न्यूट्रिशन है, तो हमको ये टारगेट दिया गया कि हेल्थ में हमारा टारगेट ये, हेल्थ मेरा गोल है और उसमें मेरा एक टारगेट है। टारगेट क्या है कि आपको मल न्यूट्रिशन को खत्म करना है। बात समझ में आ रही है? बाय अ टाइम लाइन दैट इज 2030। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक टारगेट दिया गया है, 2015 से 2030 तक आपको ये सारी चीजें कवर अप करनी है। हेल्थ अगर मेरा गोल है तो उसमें एक टारगेट और हो सकता है, मोर्टेलिटी, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अगर हम 0 कर पाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो हमको लो इनकम कंट्रीज से आइडिया मिलता है कि कहां कहां कमियां हैं, और वही चीजें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लाते हैं और उसमें बहुत सारे टारगेट्स रखते हैं और उस टारगेट्स को अचीव करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम ये ध्यान रखते हैं कि लो इनकम कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम अगर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हम उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। इसीलिए लो इनकम कंट्रीज का आपको पॉवर्टी लाइन ध्यान रखना है, और आपको मिडिल इनकम कंट्रीज का पॉवर्टी लाइन भी, लो मिडिल इनकम कंट्रीज का भी पॉवर्टी लाइन ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर हमारा इंडिया लाई करता है। ध्यान रखिए, मैंने आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन बता दिया, एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है वो बता दिया। बोलो बात, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई क्या? वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन क्या कहती है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने होते हैं? 17। उसके टारगेट्स कितने हैं? 169। बोलिए बात समझ में आ गया क्या? ठीक है, मैं एक बार आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फिर से बता देता हूं। जैसे हेल्थ, मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, उसमें से एक गोल है मेरा हेल्थ। अब टारगेट्स का क्या मतलब है? इसके बहुत सारे टारगेट्स हमने सेट कर रखे हैं। जैसे मेरा मानना है कि मल न्यूट्रिशन जो है वो खत्म होना चाहिए किसी भी देश से, तो ये एक मेरा टारगेट है। और हेल्थ में और क्या टारगेट्स हो सकते हैं कि मेरे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आती है, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, तो वो भी मुझे क्या करना है? खत्म करना है। तो ये सारे मेरे टारगेट्स हैं। तो गोल्स बहुत सारे हैं। कितने गोल्स हैं टोटल? एसडीजीज में, एसटीडी नहीं है भैया, एसटीडी नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, एसडीजीज है। एसडीजीज का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो जल्दीबाजी में शब्द गलत मत चुन लेना, तुमको एसडीजी बोला और तुम एसटीडी सुन लिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, है ना। तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमको दिए गए वो कितने हैं? 17 हैं। उसमें से मैंने एक गोल उठाया है हेल्थ। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट्स। क्या बोलते हैं? टारगेट्स। तो आप ध्यान रखिएगा, कितने गोल्स हैं? 17। टारगेट्स कितने हैं? 169। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो लो इनकम कंट्री है उसी के पॉवर्टी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। उसी के पॉवर्टी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। अब जो हमारा सबसे पहला सस्टेनेबल गोल है और उसका जो सबसे पहला टारगेट है वो यही है कि आपको बाय 2030 यू हैव
टू एलिमिनेट दिस एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्रॉम एवरी कंट्री। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और उसका टारगेट 1, मतलब एसडीजी 1.1 की अगर मैं बात करूं, गोल 1 टारगेट 1, तो वो क्या कहता है कि एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है? एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है बाय 2030। 2030 तक आपको हर देश से एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। ये हमने कहां से देखा? लो इनकम कंट्रीज से। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लो इनकम कंट्रीज की पॉवर्टी लाइन को ध्यान रखिए, लो मिडिल इनकम कंट्रीज की पॉवर्टी लाइन को ध्यान रखिए। उसके ऊपर का आप ध्यान रखते हैं नहीं रखते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई? ठीक है सर। अब याद रखिएगा, ये जो मेरा $1.9 था, ये किसके हिसाब से था? 2011 सेंसस के हिसाब से था। अब जैसे जैसे समय बीता, इन्फ्लेशन बढ़ा तो ये जो मेरे पॉवर्टी लाइन का वैल्यू वो भी बढ़ता है। भैया हमको लकड़ा वाला ने सिखाया है कि नहीं, जैसे जैसे समय बीतेगा पॉवर्टी लाइन को भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉवर्टी लाइन को अपडेट करना है तो करेंगे कैसे? इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको पॉवर्टी लाइन को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको अपडेट किया गया 2017 के प्राइस के हिसाब से। 2017 के प्राइस के हिसाब से जब पॉवर्टी लाइन को अपडेट किया गया तो वो कितना आया? $2.15। तो ध्यान रखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से $1.9 था, उसको अपडेट किया गया 2017 में तो $2.15 आया। इसको चेंज किया गया या फिर अपडेट किया गया 2025 में चेंज किया गया, तो वो अपडेट किया गया 2011 के हिसाब से हमको उसको बताना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि वो अपडेट कर दिया गया, नाउ अपडेटेड टू $3। तो 2011 के हिसाब से जब हमने उसको अपडेट किया 2021 के हिसाब से, तो वो कितना आ गया? $3 आ गया। तो ये अपडेशन है पॉवर्टी लाइन का, जो आपने लो इनकम कंट्रीज में पढ़ा, उसका मैंने अपडेशन आपको बता दिया। तो इससे ये मत सोचना कि सर यहां पे तो पॉवर्टी लाइन बढ़ गई, नहीं, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है। तो जितना पॉवर्टी लाइन का वैल्यू 2011 में था उसी हिसाब से 2017 में भी पॉवर्टी लाइन का वैल्यू उतना ही, क्योंकि इन्फ्लेशन भी उतना % बढ़ा है तो पॉवर्टी लाइन का भी वैल्यू उतना % बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये अपडेशन है, ये चेंज नहीं है, दोनों में अंतर है। मैंने दोनों के अंतर की कहानी को आपको पहले भी बता रखा है, तो यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे। मैंने आपसे क्या बताया? वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी मेजर करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे कि वो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी देश में एक प्रॉपर बेसिक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए एक मिनिमम अमाउंट खर्च करना चाहिए पर व्यक्ति पर डे, वो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है। अब जो वर्ल्ड बैंक होता है वो कंट्रीज को 4 भाग में तोड़ा हुआ है उसने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। कैसे कैसे? अब ये पर कैपिटा इनकम क्या है, ये कहानी आगे आएगी, इसको अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बता दिया कि कितना कितना पर कैपिटा इनकम में कौन कौन सी कंट्री आती है, जिसमें जो सबसे लो कैपिटा वाली है वो लो इनकम कंट्रीज, फिर उसके बाद लो मिडिल इनकम, फिर हायर मिडिल इनकम, देन हायर इनकम कंट्रीज। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए अब जरा आप इसको पढ़िए, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए पढ़िए इसको जरा, क्या लिखा हुआ है आपको समझ में आएगा। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो एसेसेस पॉवर्टी यूजिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से पॉवर्टी को एसेस करता है। पॉवर्टी लाइन यूजिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन। अब वो है क्या? अ मिनिमम एक्सपेंडिचर दैट इज रिक्वायर्ड टू अफोर्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू लिव अ बेसिक डिग्निफाइड लाइफ। तो वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन को एसेस करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। वो कैसे मेजर किया जाता है? एक गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट रहेगा जो कि मिनिमम बेसिक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए जरूरी हो। इट क्लासिफाइज कंट्रीज इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन इनकम। तो वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को इनकम के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो जीएनआईपीसी का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। उसके हिसाब से उसने कंट्रीज को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रखा है एंड देन लेज डाउन ग्रुप्स इनटू स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन। और फिर उस अलग अलग जो इनकम की कंट्रीज हैं उनको उनकी पॉवर्टी लाइन को भी वर्ल्ड बैंक ने बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने जिन कंट्रीज को बांटा है अलग अलग इनकम की कंट्रीज में, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? लो इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, हायर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हायर इनकम कंट्रीज। क्या ये पूरा पेज अब आपको समझ में आया? इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बोलो भैया, शुड वी मूव ऑन? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये पेज मैं हटा देता हूं, ये भी पेज हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमने लिखी हुई हैं। हाँ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये पेज हमने आपको समझा दिया कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला लाइन भी आप पढ़िए, देखिए ध्यान से, ये भी बात मैंने आपको बता दिया।
कि दिस लो इनकम कंट्री पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। मैंने आपको बताया कि जो लो इनकम कंट्री की पॉवर्टी लाइन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, ईपीएल। क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। बोलो क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। दिस इज ऑल्सो एज द पर्सन हु इज अनेबल टू अफोर्ड इवन दिस मच ऑफ एक्सपेंडिचर वुड नॉट जस्ट be poor in this country of residence but also in the poorest countries। मैंने आपको यही बताया कि जो व्यक्ति लो इनकम कंट्रीज की पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है वो केवल उसी देश में गरीब नहीं होगा, सबसे पुअरेस्ट देश में भी वो क्या होगा, गरीब कहलाएगा। बोली बात क्या समझ में आ गई क्या? ये वही लाइन लिखी हुई है, आप पढ़िए आपको समझ में आएगा। अब द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी डेवलपमेंटल गोल्स। तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वो बहुत सारे डेवलपमेंटल गोल्स का बेसिस बनता है, ये बात भी मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.1, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.1 है वो कहीं ना कहीं लो इनकम कंट्रीज से ही निकाला जाता है और उसका टारगेट क्या है, टारगेट टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। तो वो क्या टारगेट करता है, वो टारगेट करता है कि 2030 तक हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। बोलो क्या यहां तक की कहानी आप सबको क्लियर है क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.1 क्या कहता है वो भी मैंने आपको बात बता दी है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी लाइन क्या होती है वो भी बात मैंने आपको बता दी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन क्या है वो मैंने आपको बताया कि लो इनकम कंट्री की पॉवर्टी लाइन को ही एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है वो भी आपको बता दिया कि कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से भी कम खर्च करता है तो वो ना केवल अपने देश में गरीब है, उसके अलावा वो सबसे गरीब देशों में भी गरीब कहलाएगा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो वो व्यक्ति एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहा है और उसी को एक्सट्रीम पॉवर्टी बोलते हैं। बोलो बच्चा क्या यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ रही है? नेक्स्ट मूविंग ऑन फर्दर। अब देखिएगा अगली बात आती है, यहां तक की कहानी शायद आप सब समझ चुके होंगे। अब एक बात आती है कि सर जो अभी आपने एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन बताई वो कितना थी? देखिए अभी आपने सर पॉवर्टी लाइन लिखा अलग अलग कंट्रीज का, सर अभी आपने पॉवर्टी लाइन हमको दिखाया था अलग अलग कंट्रीज का, कोई हायर इनकम कंट्रीज का था, कोई हायर मिडिल इनकम कंट्रीज का था, कोई लो मिडिल इनकम कंट्रीज का था और एक आपने बताया लास्ट लो इनकम कंट्रीज का था। तो आपने पॉवर्टी लाइन जैसे इसका बताया था लो इनकम कंट्रीज का $1.9 कि इससे कम जो खर्च करेगा वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पुअर कहलाएगा। अब सर एक बात बताइए कि भारत देश में अगर किसी को एक्सट्रीम पुअर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? हमको तो डॉलर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में, कि अगर कोई व्यक्ति इतने कम रुपए से खर्च कर रहा है तो हम उसको एक्सट्रीम पुअर कहेंगे। तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट डॉलर वैल्यू इनटू द डोमेस्टिक डिनोमिनेशन। आपको आपके देश के डिनोमिनेशन में उस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो प्यारे बच्चों जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डॉलर की वैल्यू है इसको अगर आपको अपने देश के करेंसी में अपने देश के डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना है तो बच्चे कहते हैं कि सर ठीक है सर मेरे देश में जो डॉलर का वैल्यू है आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर लगभग $1.9 की आप बात कर रहे हैं तो मैं सीधा कर देता हूं सर $2 की अगर आप बात कर रहे हैं तो $1 का जो कीमत होता है वो लगभग आज भारत में 86 रुपए के आसपास है। तो आप सर $2 को अगर आपको रुपये में कन्वर्ट करना है तो 2 × 86 कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वही किस में आ जाएगा बच्चा, रुपए में आ जाएगा। तो सर क्या अगर एक व्यक्ति इतना रुपए खर्च कर इससे भी कम खर्च कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी कहलाएगा। इससे भी कम खर्च कर पा रहा है अगर वो, इसका मतलब क्या मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं? क्या यही सही तरीका है? जी नहीं, इस बात को समझिएगा। ये क्या है, जो 86 रुपए आपने निकाला है ये है बच्चों मार्केट एक्सचेंज रेट। ये क्या है, मार्केट एक्सचेंज रेट। और आप मार्केट के एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये जो पॉवर्टी लाइन का वैल्यू आया है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कारण क्या है समझिएगा, ये जो पॉवर्टी लाइन का वैल्यू आपने निकाला है ये कोई एक गुड्स का आपने वैल्यू नहीं निकाला है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुमने एक $10.9 में 1 किलो एप्पल खरीदा है, या फिर मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक $10.9 में तुमने कोई सर्विस खरीदी, ऐसा नहीं है। ये जो $1.9 आया है ये कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज का प्राइस एक्युमुलेट करके निकाला गया है। इसका मतलब आप ये $1.9 एक एवरेज गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को समअप करके लेकर आ रहे हैं। एक दिन में आप उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे कितना खर्चा करने वाले हैं, बात को समझ पा रहे हैं? तो आप डायरेक्ट 86 रुपए जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किसी स्पेसिफिक गुड्स या किसी स्पेसिफिक सर्विस को देने के लिए करते हैं। मतलब वो मार्केट का एक्सचेंज रेट है। मार्केट का एक्सचेंज रेट आपके गुड्स के बास्केट, गुड्स और सर्विसेज के बास्केट पर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। यहां पर एक एवरेज वैल्यू आनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा।
अब ये मार्केट का एक्सचेंज रेट है, मार्केट का एक्सचेंज रेट हम यहां पर लगाते नहीं है पॉवर्टी लाइन को डॉलर से अपने डोमेस्टिक डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं सर, ध्यान समझिएगा, ये मार्केट एक्सचेंज रेट है। अगर हमको हमारे पॉवर्टी लाइन का वैल्यू अगर हमें हमारे डोमेस्टिक डिनोमिनेशन में, डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो हमको उसके लिए पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट क्या है सर, देखिएगा, ध्यान समझना, देखना बच्चा। तो अगर मुझे, ध्यान समझना, अगर मुझे डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपीज में, रुपीज क्या था मेरा, डोमेस्टिक करेंसी थी, रुपी मेरे डोमेस्टिक करेंसी थी, तो मुझे डॉलर जो कि मेरा पीएल का वैल्यू है उसको मुझे अगर मेरे डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे चाहिए पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट। पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट क्या है सर, अभी तो आपने कहा कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट क्या है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, मैं देख भी नहीं रहा हूं। तो पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट क्या है, ध्यान समझिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं तो आप क्लियर कर पाएंगे। देखना, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम प्रयागराज में रहते हो, इलाहाबाद में रहते हो, इलाहाबाद में कुछ खास जगह है जहां पर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, जैसे सिविल लाइन्स। जब आप सिविल लाइन्स में जाएंगे तो आपको कुछ पॉश इलाके, कुछ अच्छे इलाके मिलेंगे जहां पे आपको नालियां साफ मिलेंगी, रोड्स क्लीन मिलेंगे, हर एक चीज बेहतर मिलेगा। तो आप कह पाएंगे कि वहां पर रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग झूसी में रहने वाले लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ज्यादा है। अब जहां पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, वहां पर किसी भी चीज की कीमत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं 1 किलो एप्पल अगर मैं सिविल लाइन में खरीदने जाऊंगा तो शायद 250 का मिले, वही एप्पल 1 किलो में झूसी में खरीदूंगा तो शायद 150 का मिले। मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में इतना बड़ा गैप कैसे आ सकता है 10 किलोमीटर के रेंज में इतना बड़ा गैप कैसे आ सकता है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अंतर है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कई बार रेट्स में डिफरेंस आते हैं, इस तरह से समझिएगा। तो मैं आपसे कहूं कि सिविल लाइंस में मेरे 1 केजी एप्पल का जो रेट है, 1 केजी जो एप्पल का रेट है वो कितना है, 250 रुपए। वही झूसी में, झूसी जो है एक थोड़ा सा विलेज टाउन की तरह है, तो झूसी में 1 केजी एप्पल का जो प्राइस है, 1 केजी एप्पल का जो प्राइस है वो है 150 रुपीज। तो सोच कर देखिए, सेम जगह है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन प्राइस में डिफरेंस कितना है, 100 रुपीज का। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या कि 250 रुपए ऑफ सिविल लाइन इज इक्वल टू 150 रुपीज ऑफ झूसी। बात को समझिएगा, 250 रुपीज ऑफ सिविल लाइन इज इक्वल टू 150 ऑफ झूसी। मतलब जितना खर्चा, जितना चीज आप 250 रुपए में सिविल लाइन में खरीद पाएंगे, उतना चीज आप 150 रुपए में झूसी में खरीद पाएंगे। दोनों में अंतर है। इसका मतलब सिविल लाइन का 250 रुपए झूसी के 150 रुपए के बराबर है। तो मतलब मैं क्या कह दूं कि 250 रुपए किसके बराबर आ जाएगा, 150 रुपए के। 250 रुपए किसके बराबर आ गया, 150 रुपए के। इसको बोलते हैं पैरिटी। पैरिटी का मतलब है इक्वालिटी। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको दो डिफरेंट कमोडिटीज जिनका प्राइस अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट है। उनमें आप जो नेट अमाउंट आप परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, वो बराबर है। मतलब जो चीजें आप खरीद रहे हैं वो बराबर है, लेकिन उनका अमाउंट अलग अलग है। तो आप ये कह पाएंगे कि एक एक अमाउंट का जो प्राइस है वो दूसरे के अमाउंट के प्राइस के हम बराबर कर सकते हैं। या फिर जितना भी अमाउंट हमको एक प्राइस में मिलता है, उतना ही अमाउंट हमको दूसरे प्राइस में मिल जाता है। तो हम यहां पे से कह सकते हैं कि 250 रुपए की जो परचेजिंग वैल्यू है वो 150 रुपए की परचेजिंग वैल्यू के बराबर है। कहां पर, 250 रुपए सिविल लाइंस का परचेजिंग वैल्यू 150 रुपए झूसी के परचेजिंग वैल्यू के बराबर है। एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो यही आप अलग अलग देश में कर देते हैं। इंडिया में 1 केजी एप्पल का प्राइस मान लो, एवरेज मान लो 100 रुपीज है, एवरेज कर लेते हैं। भारत में 1 किलो सेब का 1 केजी क्या एप्पल, 1 केजी एप्पल का प्राइस 100 रुपीज है। और वही 1 केजी एप्पल यूएस में 1 केजी एप्पल का जो प्राइस है बच्चा, 1 केजी एप्पल का जो प्राइस है वो मान लो $5 है। कितना डॉलर है, $5। अब ध्यान समझना, इंडिया में 1 केजी एप्पल का दाम कितना है, 100 रुपए। यूएस में 1 केजी एप्पल का दाम कितना है, $5। इसका मतलब अगर मुझे भारत और यूएस में 1 केजी एप्पल के लिए पैसा खर्च करना है तो भारत का 100 रुपए यूएस के $5 के बराबर हो जाएगा। भारत यहां से मैं क्या कह सकता हूं क्या कि $5 में मैं जितना एप्पल खरीदूंगा उतना ही मैं भारत में $100 में खरीद लूंगा। इसका मतलब यूएस का
$5 इज इक्वल टू इंडिया का 100 रुपीज। तो मैं आपसे क्या कह दूं क्या कि $1, इसका मतलब $5 में अगर $100 तो $1 में $20। इसका मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि इंडिया का $1 यूएस का $1 भारत के ₹20 के बराबर है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं। अगर यही आप एप्पल आईफोन की बात कर लें, अभी मैं किसका बात कर रहा हूं, एप्पल फल का। अगर मैं एप्पल आईफोन की बात कर लूं तब देखो कैसे, जैसे मान लो इंडिया में एप्पल आईफोन जो फोन है, एप्पल आईफोन का प्राइस मान लो कितना है, 1.5 लाख के आसपास। जबकि यूएस में वही एप्पल आईफोन का प्राइस मुझे नहीं आइडिया है, एप्पल आईफोन का जो प्राइस है मान लेते हैं वो कितना होगा, $1,000 के आसपास होगा। तो सोचकर देखो यहां पर जो $1,000 है, तो $1,000 यूएस का किसके बराबर आ गया, 1.5 लाख रुपीज ऑफ इंडियन करेंसीज आ गया क्या, 1.5 लाख इंडियन करेंसीज आ गया क्या। तो यहां से आप $1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। शायद अगर आप यहां से $1 की वैल्यू निकालेंगे तो 150 के आसपास आ जाएगी। किसके आसपास आएगी, 150 के आसपास आ जाएगी। इसका मतलब बच्चा, जो तभी को मैं एप्पल के लिए निकाला था तो $1 का वैल्यू लगभग किसके आसपास आया था, देखो $1 का वैल्यू लगभग ₹20 के आसपास आया था। यहां पर मैंने आईफोन की कीमत निकाली तो $1 का वैल्यू लगभग ₹150 के आसपास आ गया। इसका मतलब परचेजिंग पावर ऑफ $1 इज इक्वल टू द परचेजिंग पावर ऑफ 150 रुपीज। तो अलग अलग गुड्स का परचेजिंग पावर का वैल्यू अलग अलग है। उसी हिसाब से हम अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज का परचेजिंग पावर का कीमत निकाल लेते हैं अलग अलग देशों में, और उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, और जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट का प्राइस आता है उसी से हम लोग पॉवर्टी लाइन का वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसी से हम लोग डॉलर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रुपीज में या फिर डोमेस्टिक करेंसीज में। 1 मिनट वेट करिएगा बच्चा। हाँ जी, थोड़ा सा ग्लिच था, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप ये समझ पाए कि कैसे हम लोग डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक बात समझना, अब जो हमारा पॉवर्टी लाइन है उसमें केवल एक गुड्स और सर्विसेज तो है नहीं, उसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हमने लिए। हमने कहा कि पॉवर्टी लाइन हमने बनाया, पॉवर्टी लाइन बास्केट्स में उसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसका सम अप करके हम कुछ वैल्यू निकाले और उसी के हिसाब से हमने पॉवर्टी लाइन का क्रिएशन कर लिया। ये तो गुड्स एंड बास्केट्स के निकालने पर कुछ ना कुछ डॉलर वैल्यू आ गई। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा बोलिए, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, तो जो मेरे परचेजिंग पावर का वैल्यू आता है उसी से मैं डॉलर से किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, उसी समय डॉलर से किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, अपने डोमेस्टिक करेंसी में। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या। तो मैं यहां पर जब भी मुझे इस बास्केट का टोटल परचेजिंग पावर निकालना होगा तो मैं एवरेज परचेजिंग पावर निकालूंगा, क्योंकि अलग अलग गुड्स सर्विसेज का प्राइस अलग अलग है। तो जो एवरेज परचेजिंग पावर आएगा मेरे इस पूरे बास्केट का, उस एवरेज परचेजिंग पावर के वैल्यू से मैं डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्जन कर लूंगा। जैसे मान लो मेरे इस पूरे का जो एवरेज वो निकल के आएगा, मान लो वो 25 रुपीज आ गया। इसका मतलब 25 रुपीज विल बी इक्वल टू $1। तो मैं कह दूंगा कि जितना भी मेरा ये मान लो $1.9 आ गया क्या पॉवर्टी लाइन, तो 1.9 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 25 रुपए से, और मेरे टोटल पॉवर्टी लाइन का वैल्यू किसमें निकल के आ जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी या फिर डोमेस्टिक डिनोमिनेशन रुपीज में निकल के आ जाएगा। तो मेरी बात को समझिएगा, आप पॉवर्टी लाइन का जो डॉलर में वैल्यू है वो रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट से कैलकुलेट करते हैं, ना कि मार्केट एक्सचेंज रेट से। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पर अलग अलग होता है। आप उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं जब आप गुड्स एंड बास्केट का टोटल वैल्यू देखते हैं, तो आप एवरेज पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट का वैल्यू निकालते हैं और उससे अपने डॉलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आप क्या निकाल लेते हैं, आपके देश का या फिर जिस भी कंट्री का डोमेस्टिक डिनोमिनेशन है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या। तो इसका मतलब जो आपका वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन का वैल्यू डॉलर में था, अगर आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आप देखेंगे कि एवरेज पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट का क्या वैल्यू आ रहा है, और उससे उस डॉलर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पॉवर्टी लाइन का वैल्यू किसमें निकल के आ जाएगा, आपके रुपीज में या फिर आपके डोमेस्टिक डिनोमिनेशन में निकल कर आ जाएगा। तो क्या अब आपको समझ में आ गया है क्या कि अगर आपको डॉलर से आपके डोमेस्टिक डिनोमिनेशन में कन्वर्जन करना है तो आपको पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि जो इक्वल, पैरिटी का मतलब है इक्वल वैल्यू। तो आपके परचेजिंग पावर की इक्वल वैल्यू जो दूसरे देश में उतना अमाउंट होगा उसी हिसाब से आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे और आपके जो डॉलर से होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका
जो आपके कंट्री का डिनोमिनेशन वैल्यू होगा या फिर आपके डोमेस्टिक डिनोमिनेशन वैल्यू होगा करेंसी का, वो आप निकाल लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? आगे बढ़े क्या? चलिए तो इसको देखिए क्या लिखा गया है, अब आप इस चीज को समझ पाएंगे। टू कन्वर्ट द डॉलर वैल्यू इनटू डोमेस्टिक करेंसी, अगर आपको डॉलर वैल्यू को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक करेंसी यूनिट, यूज द पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट। तो आपको कौन से एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करना होगा? पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट का। पीपीपी का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपीपी इज अ थ्योरी दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ अ सेम गुड्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो पीपीपी क्या है? एक थियरी है जो बताना चाहती है, जो समझाना चाहती है कि किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस अलग अलग जगह पर कैसे निकाला जाएगा, डिफरेंट प्लेसेस पर किसी भी चीज का प्राइस क्या होगा वो कैसे निकाला जा सकता है पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट से, परचेजिंग पावर पैरिटी से। दीज डिफरेंसेस आर लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्यों आ रहे हैं? जैसे समझो अगर एक ठेला वाला है, वो सिविल लाइन में ठेला लगाता है, तो वो महंगा सामान क्यों बेच रहा है? वो अगर मान लो 1 किलो सेब कोई सिविल लाइन में 250 का बेच रहा है, यहाँ पर 150 का बेच रहा है, तो वो वहां पर 250 का क्यों बेच रहा है? क्योंकि शायद उसको सिविल लाइन में स्थिर बने रहने के लिए भी खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है। हो सकता है जो सब्जी मैं यहां पर 1 किलो 100 रुपए में खरीदूं, वहां का ठेला वाला 120 रुपए में खरीदे, तो वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो कमोडिटीज का प्राइस है वो भी क्या है? ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए प्राइस कई बार ज्यादा पे करना पड़ता है। इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी में हम लोग अलग अलग जगहों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से उनके प्राइस को कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग एक्सचेंज रेट्स बदलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेट्स। तो हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट्स को कैलकुलेट किया करते हैं। क्या यहां तक की कहानी प्यारे बच्चों समझ में आ गई क्या? ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ 1 kg एप्पल कॉस्ट 100 रुपीज इन इंडिया, अगर एक एप्पल इंडिया में 100 रुपीज का पड़ रहा है एंड $5 इन यूएस, और यूएस में कितने डॉलर का पड़ रहा है? $5, then we can say that purchasing power of 100 rupees equal to that of $5। भाई सही बात है, अगर भारत में 1 किलो एप्पल 100 रुपए का और यूएस में 1 किलो एप्पल $5 का, तो परचेजिंग पावर 100 रुपए का किसके बराबर आ गया? $5 का, एंड इज इक्वल टू 1 kg एप्पल, मतलब 1 किलो एप्पल का दाम $100 रुपए या $5 के बराबर आ गया। और $1 परचेजिंग पावर इज सेम एज 20 रुपए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर भैया $5 100 रुपए के बराबर है, तो $1 का परचेजिंग पावर किसके बराबर है? 20 रुपए के बराबर है। क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही है क्या प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो वी यूज परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट्स टू कन्वर्ट डॉलर डिनोमिनेटेड पॉवर्टी लाइंस इनटू डोमेस्टिक करेंसी यूनिट। तो हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट को यूज करते हैं डॉलर डिनोमिनेटेड जो हमारे वैल्यूज हैं उसको किसमें कन्वर्ट करने में? डोमेस्टिक करेंसी यूनिट या फिर डीसीयू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक की कहानी आप सबको समझ में आ गई क्या? तो हमने आज कुछ डिस्कस नहीं किया, वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन डिस्कस किया। हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर ही बेस्ड है, उसकी भी पॉवर्टी लाइन, वो भी यही कहता है कि आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा करना पड़ेगा जो बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करे। अब वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंट्रीज को 4 भाग में बांट दिया, लो इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, हाई मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज। उसके अलावा उसने पॉवर्टी लाइन बना दी कि लो इनकम कंट्रीज की पॉवर्टी लाइन क्या होगी, हाई इनकम कंट्रीज की पॉवर्टी लाइन क्या है। बोले बात समझ में आ गई क्या? लो मिडिल इनकम कंट्रीज की क्या है और हाई मिडिल इनकम कंट्रीज की क्या है। अब ये पॉवर्टी लाइन को डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है? तो पीपीपी बेस्ड एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करना है। वो क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग पावर कितने वैल्यूज के बराबर, कितने अमाउंट के बराबर होगी किसी दूसरे देश में, उसी के हिसाब से आप उस देश में अपने डॉलर वैल्यूज को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? डोमेस्टिक यूनिट में। बोले बात समझ में आ गई क्या? तो परचेजिंग, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी का मतलब इक्वल। ठीक है, चलिए। और हमने क्या सीखा कि लो इनकम कंट्रीज के हिसाब से हम कई बार सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स को बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 1 है वो लो इनकम कंट्री को देखते हुए बनाया गया। और 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 1.1 है वो लो इनकम कंट्री को देखते हुए बनाया गया। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको
कोई भी देश है उसको 2030 तक जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, वेट करेंगे एक सेकेंड, ठीक है। तो बच्चा एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब कोई व्यक्ति जो लो इनकम कंट्री की पॉवर्टी लाइन है उससे भी कम एक्सपेंडिचर कर रहा है एक दिन में, तो हम लोग उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहा है। और जो लो इनकम कंट्री की पॉवर्टी लाइन है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। चलिए, आज हमारा कैमरा थोड़ा सा ज्यादा ग्लिच दे रहा है, तो मुझे लगता है इस सेशन को यहीं पर एंड करना चाहिए, ठीक है। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? मैं आपको स्लाइड से एक बार दिखा देता हूं, जरा एक बार देख लीजिएगा सारे बच्चे प्यारे, स्लाइड को फटाफट चेक कर लो। इसको डिलीट कर दिया जाए क्या, इसको भी डिलीट कर दिया जाए क्या, ठीक है। एक बार स्लाइड को सारे रीचेक कर लीजिए। ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां से आपकी स्लाइड चालू हुई थी, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हमने ये डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस्ड दिस पेज, देन वी हैव डिस्कस्ड द नेक्स्ट पेज, फटाफट करते जाइए। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, फिर हमने ये डिस्कस किया, देन द नेक्स्ट पेज वी हैव डिस्कस्ड दिस, देन द नेक्स्ट पेज, बस यहीं तक हमने डिस्कशन किया है। फिर हमको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन देखना है, वेट करिएगा बच्चों, थोड़ा सा पॉज हो गया स्क्रीन, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है स्क्रीन पॉज हो गई थी। फटाफट आपके सामने फिर से यहाँ देख लीजिए, ये पहला पेज था, ये दूसरा, ये तीसरा, उसके बाद ये, फिर ये, देन नेक्स्ट दिस, ठीक है। यहां तक की कहानी आज हमारी थी, ठीक है। उसके बाद हमको नेक्स्ट डिस्कस करना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए यहां तक जो भी हमारा कहानी था शायद आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हमारा कैमरा बड़ा ही आज ग्लिच दे रहा है, तो इससे ज्यादा मैं क्लास कराऊंगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।